किडनी फंक्शन टेस्ट क्या कहलाता है? किडनी फंक्शन टेस्ट जब हम देखते हैं कि किडनी जो हमारी है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और इसके लिए हम लोग बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्ट करते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और कुछ प्रोटीन्स वगैरह के टेस्ट करके। और हम लोग यूरिन की भी जांच कर सकते हैं इसमें कि यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को ओवरऑल हम लोग देख करके बता सकते हैं कि किसी की किडनी कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। यदि किडनी में कोई दिक्कत आती है तो इन पैरामीटर्स में जो है हमको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। कहीं किसी का क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा, है ना, या फिर हमको देखने के लिए यूरिया बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो इन पैरामीटर्स का हम लोग एनालिसिस करके बता सकते हैं किसी को किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आज के स्मार्टर क्लास में हम लोग पूरा किडनी के बारे में ए से लेकर के जेड तक पढ़ने वाले हैं। तो जो लोग भी क्लास अटेंड करेंगे पूरी, उनको बहुत अच्छा एक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा किडनी फंक्शन टेस्ट को लेकर के। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट ऐसा बायोकेमिकल टेस्ट का एक ग्रुप है जिसमें कि हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे टेस्ट का एक ग्रुप है जिसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। तो इससे पता ही चलता है कि हमारी किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर हम लोग अगर स्वस्थ भी हैं तो हम लोग भी एक बार जांच करा कर देख सकते हैं किडनी की कि यार हमारी किडनी में कोई दिक्कत तो नहीं है करके। तो हम लोग इसकी किडनी की कार्य क्षमता, किडनी का फंक्शन पता करने के लिए हम लोग इसकी जांच कर सकते हैं। इसमें मेन हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं और साथ में हम लोग एडिशनली यूरिन टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो ब्लड और यूरिन दोनों से हम लोग पता करके बता सकते हैं कि किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बात करें कि किडनी का फंक्शन क्या है, कि देखो पहले हमको नॉर्मल फंक्शन पता होनी चाहिए किडनी के, कि यार किडनी हमारी काम कैसे करती है ना। अगर हमको नॉर्मल फंक्शन पता रहेगा तो फिर हम तभी तो हम एबनॉर्मल चीज़ के बारे में पता कर पाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है, ब्लड से जो टॉक्सिक मटेरियल जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, हमारी बॉडी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है, तो उनको फिल्टर करती है और वापस ब्लड को भेज देती है बॉडी में। तो बॉडी से ब्लड जाता है, फिल्टर होता है किडनी में और वापस से बॉडी में चला जाता है। जैसे कि हम लोग डायलिसिस की जब बात करते हैं तो डायलिसिस मशीन में भी तो यही होता है ना, जिनकी किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही होती है तो उनका ब्लड जो है बाहर निकलता है बॉडी से, डायलिसिस मशीन में जाता है और वहाँ जो किडनी काम करती है यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर निकालने का, वही वो मशीन करती है डायलिसिस वाली। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकाल देती है और वापस से जो ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर भेज देती है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एक किडनी है जो कि बहुत इतना इफेक्टिव ऑर्गन है कि आधे घंटे के अंदर पूरे ब्लड को फिल्टर कर देती है, आधे घंटे के अंदर तो डायलिसिस मशीन भी नहीं कर पाती है। तो किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करने का हमारा काम करती है। वहीं किडनी के जरिए ही किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे डायग्राम हमने लगाया हुआ है, उसको जूम करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो वो इस ऐसे नेफ्रॉन्स, लाखों नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किडनी के अंदर। हर एक किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं इस टाइप के। और इन नेफ्रॉन्स का ही एक्चुअल में काम है, मतलब किडनी के अंदर एक यूनिट है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। और यही नेफ्रॉन्स जो होते हैं वही जो हमारे हैं ब्लड को जो है फिल्टर करते हैं। कैसे फिल्टर करते हैं? हमारी जो है आर्टरीज के थ्रू जो है ब्लड आता है नेफ्रॉन्स के पास, लाखों नेफ्रॉन्स के पास, और नेफ्रॉन्स उनसे निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालेंगे, एक्स्ट्रा वाटर को निकालेंगे, टॉक्सिक मटेरियल को निकालेंगे, वापस से जो है ब्लड को भेज देंगे बॉडी के अंदर। तो नेफ्रॉन्स क्या है, एक बेसिक यूनिट है हमारी किडनी की। किडनी का यूरिन का फॉर्मेशन हम लोगों ने यूरिन की जब फिजिकल एग्जामिनेशन की जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो हम लोगों ने शॉर्ट में समझ लिया उसको। ठीक है, तो हमने बात करी कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब होता है कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में वाटर का बैलेंस बना के रखते हैं कि वाटर कितना रहेगा बॉडी में, कितना नहीं रहेगा। हम ज़्यादा मात्रा में पानी पी लेते हैं तो किडनी उसको फिल्टर करके बार बार निकालती है, तो हमको बोलो तो पेशाब बार बार किसी को लग रही है कि बहुत ज़्यादा उसने पानी पी लिया है, तो वो जो है किडनी ही क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है फ्लूइड कितना निकालना है, कितने किसी जैसे कई बार हम लोग तो पानी पीना भूल जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है तो किडनी फिर क्या करती है, यूरिन का आउटपुट कम कर देती है, मतलब कम मात्रा में पेशाब बाहर निकालती है। किडनी ही है वो मेंटेन करती है। तो किसके थ्रू मेंटेन करती है? वो इन इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू मेंटेन करती है कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यही है जो कि वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस कितना बनना है बॉडी के अंदर, इन सब का जो है मेंटेनेंस करने का काम करते हैं। तो हम इनका एनालिसिस करके, चाहे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हो, इनका एनालिसिस करके हम बता सकते हैं किडनी कितनी अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम एक एक करके एक बार बात कर लेते हैं किडनी के बारे में। ठीक है, अब दो एक एक करके हम समझेंगे सारे टेस्ट के बारे में। पहले हम एक बार किडनी का नॉर्मल फंक्शन समझ लेते हैं। इसको समझने के बाद क्या हो कि हमको जो है बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारी जो किडनी होती है, हम लोग एक दो तीन चार, इन चार स्टेप में हम लोग समझेंगे किडनी कैसे काम करती है। कि एक आर्टरी रहती है, आर्टरीज में क्या रहता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे येलो कलर से बताया गया है, यहाँ देखिए वेस्ट प्रोडक्ट येलो कलर से है, और ब्लड वेसल जो हमारी है वो रेड कलर से बताई गई है। अब क्या हो रहा है कि आर्टरीज के थ्रू, रीनल आर्टरी बोलते हैं हम लोग इसको, किडनी की आर्टरी, इस आर्टरी के थ्रू दोनों जो है किडनीज में ब्लड जाता है। अब किडनीज में जब ब्लड जाता है तो किडनी में एक यूनिट है जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोल रहे हैं,
उस नेफ्रॉन तक ब्लड पहुंचता है। अब नेफ्रॉन क्या करता है, इससे वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करता है, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट येलो वाला है फिल्टर करता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को उसने फिल्टर किया किडनी ने, फिल्टर करके इसको यूरेटर, एक ट्यूब जैसी एक लंबी ट्यूब होती है जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, उस यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक स्टोर करने वाला मटेरियल, स्टोर करने वाला बैग है हमारी बॉडी में। ब्लैडर बोले, ब्लैडर मतलब बैग, तो यूरिनरी ब्लैडर मतलब यूरिन को स्टोर करने वाला एक बैग है जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। इस बैग में जो है यूरिन स्टोर होती है, और जब भी हम यूरिनेट करते हैं, ठीक है, पेशाब करते हैं, तो वो यूरिन जो है इकट्ठी हुई वो बाहर निकाल दी जाती है। तो किडनी सिर्फ वाटर, जब पानी निकालती है, जब फिल्टर करके ब्लड बॉडी से, ब्लड से, तो सिर्फ पानी फिल्टर नहीं कर रही है, वो पानी के साथ साथ पूरे वेस्ट प्रोडक्ट भी फिल्टर कर रही है, जो टॉक्सिन है हमारी बॉडी के लिए उन सबको फिल्टर कर रही है, और उसको ऐसे यूरेटर के माध्यम से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है, फिर वो बॉडी से बाहर आउट कर दिया जाता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे यूरिनरी सिस्टम का। डिटेल में तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे अपन लोग। तो बस हमको ये देखना है कि हम एक्चुअली जब हम देख रहे हैं कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है, आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया और वेंस के थ्रू वापस ब्लड बॉडी में चला गया, 30 मिनट के अंदर पूरी प्रोसेस हो जाती है। 30 मिनट के अंदर बॉडी, जो किडनी जो है, पूरी बॉडी के ब्लड को फिल्टर कर देती है हमारे, ठीक है। तो हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली कि कैसे जो हमारी किडनी है वो काम करती है। अब हम वेस्ट प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं और कैसे वो काम करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यूरिया जो है, वो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड है, ये जो क्या होता है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मसल मेटाबॉलिज्म हो गया, डीएनए का डाइजेशन हो गया, डीएनए का मेटाबॉलिज्म हो गया, तो ये नॉर्मल काम है, काम चलते हैं। लेकिन जब ये काम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। जैसे प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिया निकलता है। जब मसल में मेटाबॉलिज्म होता है, मसल्स हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है, वहाँ पे मेटाबॉलिज्म जब प्रोसेस होती है, तो क्रिएटिनिन निकलता है मसल से। और यूरिक एसिड जो है हमारे डीएनए मटेरियल है, जो हमारे डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो हमारी यूरिक एसिड निकलते हैं। तो क्या हो रहा है, बॉडी अपना नॉर्मल काम कर रही है, चाहे वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना हो, चाहे वो मसल्स का मेटाबॉलिज्म करना हो, या फिर हमारे डीएनए मटेरियल का मेटाबॉलिज्म करना हो। जब ये नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो इनका बेस्ट प्रोडक्ट ही है हमारे ये यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड है। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में बेस्ट प्रोडक्ट क्या करेंगे, बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो फिर किडनी क्या करेगी, जब किडनी के पास पहुंचेंगे तो किडनी इनको क्या करेगी, फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देगी। बाय चांस किडनी अगर खराब होती है हमारी, या किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर ये जो प्रोडक्ट है हमारे, जो बेस्ट प्रोडक्ट है, ये निकल नहीं पाएंगे किडनी से। और यही नहीं निकल पाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो है लेवल जो है बॉडी में बढ़ने लगेगा, बॉडी मतलब ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो हम उस व्यक्ति का ब्लड निकालेंगे, लैब में जब टेस्ट करेंगे तो हमको दिखेगा कि यार इसका तो यूरिया जो है 40 तक नॉर्मल रहना चाहिए, तो ये तो भाई किसी 102 आ रहा है इसका यूरिया। क्रिएटिनिन 1.5 तक नॉर्मल रहना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी यूनिट होती है, तो 1.5 तक नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम यूनिट बता रहा हूँ मैं, है ना। तो इसका क्रिएटिनिन तो 3 आ रहा है, तो मतलब इसकी किडनी तो अब डैमेज हो चुकी है। यूरिक एसिड लेवल मान लेते हैं कि 8 तक नॉर्मल रहना चाहिए, तो उसका 12 आ रहा है, ठीक है। यूरिक एसिड स्पेसिफिक मार्कर नहीं है हमारे क्या है किडनी का, लेकिन किडनी अगर डैमेज होती है तो यूरिक एसिड बढ़ता है। वहीं जब किसी को गाउट वगैरह की प्रॉब्लम हो, मतलब कि हाथ पैर में थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है, गाउट एक डिसीज होती है जिसमें हाथ पैर में जोड़ों में दर्द होने लगता है, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह हो, तो उसमें भी यूरिक एसिड हाइक करता है हमारा। लेकिन ठीक है, लेकिन यूरिक एसिड जो है इसका भी एक मार्कर है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना जो किडनी बाहर निकाल दी है, तो किडनी का भी मार्कर है हमारा यूरिक एसिड। तो हमने देखा कि कैसे इन वेस्ट प्रोडक्ट से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किडनी जो है सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो एक वेस्ट प्रोडक्ट जो है किडनी के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाएगा, और जब इनका बढ़ा हुआ लेवल ब्लड में हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ एक बात देखने वाली बात है कि जो यूरिया है और जो यूरिक एसिड है वो स्पेसिफिक मार्कर नहीं है हमारे किडनी के स्पेसिफिक मार्कर जो है वो क्रिएटिनिन है। यूरिया जो है प्रोटीन, अगर से हम कम डाइट लेंगे प्रोटीन की, तो यूरिया का लेवल कम हो जाएगा। ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट मान लो हम लोग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, तो यूरिया, किडनी तो डैमेज नहीं हुई है, लेकिन यूरिया का थोड़ा सा जो है इंक्रीज हमको देखने के लिए मिल सकता है। भाई यूरिक एसिड जो है, हमको अगर गाउट की समस्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह है, तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन जो क्रिएटिनिन है वो एक स्पेसिफिक मार्कर है हमारे कि यार जब किडनी डैमेज होती है तब वो क्रिएटिनिन बढ़ता है, ठीक है। कई बार मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लोगों में भी क्रिएटिनिन थोड़ा सा बढ़ा देखने के लिए मिलता है, जिनकी मसल जो टूटती हैं बहुत ज़्यादा, मस्कुलर डैमेज होती रहती है। वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक डिसीज़ है, जेनेटिक डिसीज़ है, लेकिन उसको अगर एक्सेप्शन मान लिया जाए तो किडनी जो है बहुत अच्छा मार्कर है हमारा जो है क्रिएटिनिन को एवोल्यूट करने के लिए, क्रिएटिनिन की एक फंक्शनिंग जानने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट इंडिकेटर अगर बोले इन तीनों में तो क्रिएटिनिन हमारा बेस्ट इंडिकेटर है, जिससे कि हम किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग जान सकते हैं। तो हमने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लिया।
अब हमें देखते हैं कि इनका लैब में कैसे डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिया कितनी मात्रा में बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसी को हम लोग ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बोलते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन मतलब कि ब्लड में यूरिया की कितनी प्रेजेंस है हमारी। अगर से किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो ब्लड में यूरिया की प्रेजेंस बढ़ जाएगी हमारी। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग ये पता करते हैं कि ब्लड में जो है हमारी जो यूरिया की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए हमारी, 7 से लेकर के 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है इसका डायरेक्ट भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग यूरिया का टेस्ट करके उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। उसका एक फॉर्मूला होता है, तो फिर हमारा जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन निकल आता है। वही ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को हमेशा यूरिक एसिड यूरिया भी बोल सकते हैं। यूरिया क्यों, क्योंकि यूरिया से ही हम उसको कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की नॉर्मल रेंज लिखी हुई है जो कि 7 से 20 है। वही यूरिया की अगर बात करते हैं हम लोग, तो यूरिया की नॉर्मल रेंज हमारी लगभग 15 से लेकर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो यूरिया हो, क्रिएटिनिन हो, यूरिक एसिड हो, इन सब की जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होती है। मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी यूनिट है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बॉडी में रहेंगे। तो जैसे वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे तो मिली मोल पर लीटर में रहती है उसकी यूनिट, ठीक है। तो जब हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसको यूनिट अगर हो, सबकी सेपरेट सेपरेट याद करने की जरूरत नहीं है। एक हमको कोड पता रहेगा कि यार जितने भी यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड है सबकी नॉर्मल रेंज मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आएगी, क्योंकि इसकी नॉर्मल रेंज एग्जाम से पूछी जाती है कि यार यूरिया की नॉर्मल रेंज किस यूनिट में आएगी, है ना, और कि ग्राम पर डेसीलीटर में आएगी कि मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आएगी, यूनिट पर लीटर में आएगी। तो वहाँ मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो सही होता है। तो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इससे एक हमारा शॉर्टकट एक तरीका हो जाएगा कि जितनी वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड हो, सबकी जो नॉर्मल रेंज है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में आएगी। तो एक याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। वहीं जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी सबकी रेंज कितनी आती है, मिलीमोल पर लीटर में आती है। वो भी आगे हम लोग देखेंगे कैसे मिलीमोल पर लीटर में आती है। तो अब बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया 7 से लेकर के 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या है, नॉर्मल होता है। अब कौन सी मेथड से हम अपने लैब में इसका टेस्ट करते हैं, तो कलरीमेट्रिक मेथड से टेस्ट करते हैं। मतलब कि हम यूरिया सैंपल लेंगे किसी पेशेंट का जिसका यूरिया हमको देखना है, और उस सैंपल को रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे। तो जब रिएजेंट के साथ मिक्स करेंगे तो रिएजेंट में कलर डेवलप होगा हमारा, ठीक है। और जितना ज़्यादा वो कलर डेवलप होगा उतनी ज़्यादा जो है ब्लड में जो है यूरिया की मात्रा होगी हमारी। तो क्या है, कौन सा हम लोग रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं, यूरिएज नाम का एक जो है केमिकल यूज करते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल यूज करते हैं। तो इन केमिकल्स का यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि किसी की बॉडी में जो है यूरिया की मात्रा कितनी है। तो इसमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में है, या फिर हम लोग 1000 माइक्रोलीटर बोले, या फिर 1 ml हम लोग रिएजेंट लेकर के उसमें कुछ मिलीग्राम जो है सैंपल डालेंगे, 10 डाल सकते हैं, 15 डाल सकते हैं। वो हर एक किट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस किट से जो है इस टेस्ट को कर रहे हैं। तो किट में जो है यूरिएज का कंसंट्रेशन कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन कितना है, तो उसका कंसंट्रेशन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सैंपल की क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। तो मान लेते हैं 1 ml हम लोगों ने ले लिया यूरिया के रिएजेंट को, और उसमें हम लोगों ने डाल दिया लगभग 20 माइक्रोलीटर हम लोगों ने डाल दिया ब्लड को, ब्लड मतलब सीरम को, और दोनों को मिक्स किया। उसको कुछ इंक्यूबेशन टाइम उसका रहेगा, मान लेते हैं 1 मिनट का इंक्यूबेशन टाइम है, डायरेक्ट हमको तुरंत उसको रीड करना है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम लोग फिर उससे पता लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना यूरिया की प्रेजेंस है हमारी, ठीक है। ऐसे ही जो है अलग अलग टेस्ट के रीजेंट्स आते हैं, क्रिएटिनिन के लिए लगाएंगे, यूरिक एसिड के लिए अलग रीजेंट आएंगे, इनकी बात अभी करते हैं हम लोग। अब देखते हैं जैसे कि अगर से किसी के में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है, तो उसकी किडनी जो है वो डिसफंक्शन कर रही है, मतलब किडनी में कोई दिक्कत है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है उसने पानी नहीं पिया हो बहुत टाइम से, डिहाइड्रेट हो गई हो उसकी बॉडी, डिहाइड्रेशन के कारण जो है यूरिया बढ़ जाता है हमारी बॉडी में। वहीं अगर से किसी को लीवर की कोई दिक्कत है, हेपेटाइटिस वगैरह है, लीवर डिसीज किसी को है, या फिर बहुत ज़्यादा उसको माल न्यूट्रिशन है, मतलब वो खाना में बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं ले पा रहा है, प्रोटीन की कमी है उसको, तो फिर उसका जो है यूरिया का जो लेवल है वो कम मिल सकता है हमको देखने के लिए। तो कम मिलेगा, लीवर डिसीज में, माल न्यूट्रिशन में कम मिलेगा, और जब किडनी जो हमारी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ऐसी क्रिएटिनिन की बात कर लेते हैं। क्रिएटिनिन क्या दिखता है कि किडनी कितने अच्छे तरीके से हमारी काम कर रही है, तो सबसे अच्छा इंडिकेटर हमारा क्रिएटिनिन जो है किडनी के लिए है, ठीक है। किडनी से भी एक अच्छा इंडिकेटर है सिस्टीन सी करके, लेकिन हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी जो बेसिक जो है मेटाबॉलिक वेस्ट की अगर हम बात करें, तो इसमें जो क्रिएटिनिन जो है बहुत अच्छा मार्कर है हमारा। तो मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग रेंज हम लोग बोल भी सकते हैं, और एक हम एक कॉमन रेंज भी मान के चल सकते हैं। देखो जैसे कि फीमेल में जो है 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और मेल में 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। लेकिन अगर हम इसको 0.5 से लेकर के 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मान के चलें, तो लगभग दोनों उसमें कवर हमारे हो जाएंगे।
ठीक है। जेफ मेथड से हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं सीरम क्रिएटिनिन का, या फिर एंजाइमेटिक मेथड से भी टेस्ट कर सकते हैं। दो मेथड होती है। जेफ मेथड जो होती है इसमें कलर डेवलप होता है क्रिएटिनिन में, ठीक है, टेस्ट करते हैं तो। जब एंजाइमेटिक मेथड से करते हैं तो इसमें कलर डेवलप नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो जेफ मेथड में क्या होता है, जेफ मेथड में हम लोग एल्कलाइन पिक्रेट नाम का एक रीजेंट यूज करते हैं। तो जब इसके इसके कुछ क्वेश्चन आए भी हुए हैं, क्रिएटिनिन कौन सी मेथड से टेस्ट करते हैं, तो जेफ मेथड से टेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें कौन सा रीजेंट यूज होता है, तो एल्कलाइन पिक्रेट नाम से एक रीजेंट आता है, जो कि इस टेस्ट के क्रिएटिनिन के हम लोग डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं लैब में। तो क्या होता है, क्रिएटिनिन जब एल्कलाइन पिक्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक कलर फॉर्म करता है। जब कलर जो फॉर्म करता है, मतलब मान लो पर्पल कलर फॉर्म करता है, तो जो पर्पल कलर जितना ज्यादा आएगा तो उतनी ज्यादा जो है क्रिएटिनिन की मात्रा होगी सीरम में, ठीक है। तो एल्कलाइन पिक्रेट रीजेंट याद रखेंगे, जेफ मेथड याद रखेंगे, और एंजाइमेटिक मेथड से भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एंजाइमेटिक मेथड से टेस्ट करते हैं तो उसमें एंजाइम्स का यूज करते हैं हम लोग, है ना, टेस्ट करने के लिए। तो दो चीजें याद रखनी है। क्रिएटिनिन जब बढ़ जाएगा तो ये दिक्कत, ये हमारा संकेत हो सकता है कि किडनी हमारी जो है फेल हो रही है, किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ठीक है। जितना ज्यादा क्रिएटिनिन बढ़ा देखने के लिए मिलेगा, मान लेते हैं कि 0.5 से 1.2 तक नॉर्मल है। अब किसी का क्रिएटिनिन मान लो 2 आ जा रहा है, तो उसकी किडनी अभी इनिशियल स्टेज में डैमेज हो रही है। मान लेते हैं 3 आ गई, तो फिर वो होता है कि भाई अब एक्यूट स्टेज में चलेगी, थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हो चुकी है। वहीं 4-5 आ गए तो फिर तो किडनी फेल्योर के ही संकेत हैं हमारे। तो क्रिएटिनिन से हम बता सकते हैं किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किडनी फेल है कि नहीं है किसी व्यक्ति की। वहीं यूरिक एसिड की बात करें तो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो होता है, प्यूरिन जो है एक मेटाबॉलिक पाथवे है हमारे न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म का। जो हमारे न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो उन जो न्यूक्लिक एसिड की एक प्यूरिन एक पाथवे आता है, तो उस पाथवे से जब मेटाबोलाइज होते हैं जब न्यूक्लियोटाइड्स, तो फिर वहाँ पे यूरिक एसिड फॉर्म होता है। तो यूरिक एसिड जो है एक बेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, जो कि किडनी के द्वारा बाहर निकाल जाना चाहिए। ब्लड में कितनी मात्रा होनी चाहिए यूरिक एसिड की, ब्लड में मात्रा होनी चाहिए हमारी लगभग 3.5 से लेकर के 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर होती है तो फिर वो दिक्कत है, मतलब किडनी सही तरीके से उसको बाहर नहीं निकाल रही है। किस मेथड से टेस्ट करते हैं यूरिक एसिड का, तो एंजाइमेटिक मेथड से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन करके हम लोग कलर चेंज होता है, जब हम लोग एंजाइमेटिक मेथड से यूज करते हैं या फिर कलरीमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और कलर फॉर्म होता है। और जो कलर जितना ज्यादा फॉर्म होगा उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे कि यूरिक एसिड कितना है, मशीन में हम लोग रीड करा करके। यूरिकेज मेथड है इसके लिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, यूरिकेज मेथड है जो कि यूरिक एसिड का डायग्नोसिस यूज करते हैं। और फॉस्फेट बफर यूज करते हैं यूरिकेज के साथ में हम लोग, जिससे कि हम लोग यहाँ पे यूरिक एसिड का पता लगा लेते हैं कितना है। तो अब यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या हो सकता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो किडनी डिसीज के कारण बढ़ सकता है और गाउट के कारण बढ़ सकता है, ठीक है। वहीं अगर से किसी का यूरिक एसिड कम हो रहा है, तो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खा रहा है, माल न्यूट्रिशन है उस व्यक्ति को, लीवर प्रॉब्लम है, तब उसका जो है यूरिक एसिड जो है कम आ सकता है। तो हमने बात करी बेस्ट प्रोडक्ट की कि कौन कौन से होते हैं और कैसे बॉडी में इनके बढ़ जाने या कम हो जाने से दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, मैंने कि इलेक्ट्रोलाइट्स से हम इतना समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी में जो फ्लूइड मेंटेन करके रखते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है फ्लूइड मेंटेन करके रखता है कि यार कितनी ज़्यादा मात्रा में बॉडी में पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है। वही पोटेशियम जो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी जो रोल प्ले करता है। जैसे हार्ट जो है, हार्ट जो अपना नॉर्मल जो उसकी रिदम जो चलती है, वो रिदम जो है वहाँ पे पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के कारण जो है यहाँ पे हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है हमारा। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल होगा, फ्लूइड बैलेंस बनाने की बात करें बॉडी में तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल होगा। वहीं एसिड बेस बैलेंस बनाने की अगर हम लोग बात करें कि बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस बनाने की बात करें, तो वहाँ पे दोनों हमारे काम करते हैं। एक हमारे क्लोराइड भी काम करता है, एक बाइकार्बोनेट भी काम करता है। तो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करना है तो क्लोराइड काम कर रहा है, और जो बाइकार्बोनेट हमारा है वो एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, मतलब पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और एज अ बफर भी काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। यही जो बाइकार्बोनेट की हम लोग अगर से बात करें तो एक स्पेसिफिक रेंज में रहेगा, तो एसिडोसिस भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बाइकार्बोनेट अगर कम रहता है तो एसिडोसिस है, बाइकार्बोनेट अगर बढ़ गया तो हम लोग एल्कलोसिस उसको बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन है, हम इस दोनों को याद रखेंगे कि बाइकार्बोनेट का कम होना एसिडोसिस और बढ़ जाना एल्कलोसिस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब हम बात करें कुछ और एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम लोग किडनी के बारे में पता कर सकते हैं। देखो ये जो एलिमेंट्स हैं इनका कैसे यूज करेंगे अभी हम बताएंगे। अभी और कुछ 2-3 एलिमेंट्स पर बात कर लेते हैं। जैसे कैल्शियम जो है वो हमारी बोन को स्ट्रेंथ देता है, मतलब लगभग 90% जो कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर ही पाया जाता है। 10% जो कैल्शियम होता है वो मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए काम आता है, मतलब कि नर्व जब सिग्नल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करने, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, और मसल्स के जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में जो है वो कैल्शियम यूज होता है हमारा 10%। बाकी 90% बोन को स्ट्रेंथ करने में यूज होता है हमारा, ठीक है। वहीं फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस क्या है, बोन की फॉर्मेशन में, जैसे कि कैल्शियम जो हमारा है बोन में डिपॉजिट होता है और क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। वहीं जैसे
फॉस्फोरस भी जो है वो भी बोन को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, लेकिन फॉस्फोरस एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो है कि जो एटीपीस होते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मतलब क्या है, एक करेंसी है हमारी बॉडी की। किसकी करेंसी? बॉडी की करेंसी है एज अ एनर्जी। तो जैसे हम लोग जो है अपने करेंसी बोलते हैं, हमारे पास जो पैसे रहते हैं, वैसे जो बॉडी जो है वो पैसे से तो चलेगी नहीं, तो उसको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी जो उसके लिए है वो एटीपी है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो होती है, इसके अंदर फॉस्फेट जो ग्रुप पाया जाता है, वही जो है रिस्पॉन्सिबल है हमारी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल। अगर यहाँ फॉस्फेट को हम लोग हटा दें यहाँ पे, तो फॉस्फेट के जो बॉन्ड्स रहते हैं उनमें एनर्जी स्टोर होती है, जो भी बॉडी को जरूरत रहती है। और फॉस्फेट नहीं रहेगा तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, बॉडी काम नहीं करेगी हमारी। तो फॉस्फेट क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहे हैं हमारे, और एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हमारे हेल्प करते हैं फॉस्फेट जो हमारे होते हैं। और इन सब चीज़ों का अब क्या संबंध है हमारी बॉडी से, किडनी से क्या संबंध है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, जो सोडियम जो है क्या कर रहा है, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करके रखता है। और जो सोडियम का जो है, जो सोडियम कितना ज़्यादा रहेगा कितना कम रहेगा, कहाँ पर डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है हमारी किडनी के अंदर। जो नेफ्रॉन्स हैं, जब वो जो लूप पर फैले हैं नेफ्रॉन्स का, मतलब जब हम लोग स्ट्रक्चर दिखते हैं नेफ्रॉन का, तो एक रहता है ग्लोमेरुलस रहता है, जहाँ पे एक गोला सा रहता है, जहाँ पे ब्लड आता है और जहाँ से चला जाता है ब्लड। वहां से जब यूरिन फिल्टर होकर निकलती है, तो यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भी आता है। यूरिन निकल रही है, पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फिल्टर होकर वहां से आ रहा है, और वहीं पे फिर सोडियम पोटेशियम इनका रोल प्ले करने की बात आती है। सोडियम पोटेशियम क्लोराइड वो में बताते हैं कि यार बॉडी को कितनी पानी की जरूरत है, कितने इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और वहाँ पे फिर जो हमारे हैं इन इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे वहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो क्या हो रहा है, शरीर में अगर फ्लूइड मेंटेन करना है किडनी के पास, जब वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है जब वाटर का और इन प्रोडक्ट्स का, सोडियम वगैरह का, तो वहाँ पे जो है इनसे हम लोग पता कर सकते हैं किसी की किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखो, जैसे कि जो सोडियम जो है अगर से बढ़ जाता है, अगर से सोडियम बढ़ता है, तो क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसको डिहाइड्रेशन वगैरह हो सकता है, कि यार उसको जो है बॉडी जो है पानी वगैरह सही तरीके से नहीं पी रहा है, उसकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है, तो जो है सोडियम रिटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, सोडियम रिटेंशन होगा, सोडियम रिटेंशन क्या करेगा कि पानी को कम से कम निकलने देगा बॉडी से। ठीक है, वहीं हाइपरटेंशन वगैरह होता है, किसी को बीपी किसी का बढ़ जाता है, तब भी जो है सोडियम जो है बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। वहीं अगर किसी को किडनी की समस्या वगैरह है, ठीक है, और किडनी की समस्या है, उसको कुछ याद रखने में दिक्कत जा रही है, उसको कन्फ्यूजन वगैरह उसको हो रहा है, तो अगर से सोडियम की कमी अगर हो जाती है, तो इस टाइप की समस्या हमको देखने के लिए मिलती है। तो क्या है कि अगर से किसी को डिहाइड्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो उसको सोडियम बढ़ा देखने के लिए मिलेगा, है ना। अगर से किसी को थोड़ा सा चक्कर वगैरह आ रहे हैं, किडनी में अगर कोई दिक्कत है, किडनी डैमेज वगैरह हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है हमारा जो है सोडियम का लेवल कम देखने के लिए मिलता है। तभी तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि यार किसी को बीपी अगर किसी का लो हो गया है, तो उसको हम लोग नमक थोड़ा सा खिला सकते हैं। नमक खिलाने से क्या होता है, नमक में होता है सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम मतलब जो है सोडियम और क्लोराइड दोनों चीज होती है नमक में। तो सोडियम क्या करता है, जाएगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, और ऑलरेडी अगर से सोडियम इंक्रीज है, तो मतलब कि हाइपरटेंशन है उस व्यक्ति को, मतलब ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सोडियम इस तरीके से रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। अगर से किडनी डैमेज होगी तो सोडियम लेवल कम हो जाएगा बॉडी में। बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या करता है, वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। मसल की मतलब कि हार्ड हो हमारा, या फिर नॉर्मल हाथ की मसल, तो कोई भी मसल्स अगर हो हमारी बॉडी की, तो उन वो कैसे काम करेंगी, ठीक है, तो उस पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा क्या है, सोडियम है। सोडियम की इस जो सोडियम की नॉर्मल रेंज जो है वो 135 से लेकर के 145 मिलीमोल पर लीटर है। पोटेशियम की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो पोटेशियम जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हार्ट में और सारी बॉडी की मसल से पाया जाता है, जो उनको गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 3.5 से 5.0 मिली मोल पर लीटर होती है। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात करी थी कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बॉडी के अंदर, सबकी जो यूनिट है सेम ही रहती है, मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर, इसकी मिली मोल पर लीटर है, इसकी मिली मोल पर लीटर है, मतलब मिली मोल पर लीटर सबकी एक यूनिट है। ठीक है, हम बेस्ट प्रोडक्ट की क्या थी, मिलीग्राम पर डेसीलीटर थी, इसकी मिली मोल पर लीटर है, बस क्वांटिटी अलग अलग होती है। सोडियम जो है 135 से 145 रहता है, पोटेशियम जो है 3.5 से 5.0 रहता है, क्लोराइड जो है 98 से 107 रहता है, बाइकार्बोनेट की बात करें तो 22 से लेकर के 28 रहता है। ये नॉर्मल रेंज है। अब इसके ऊपर जाएगा, मान लो 145 के ऊपर जाएगा, या फिर 3.5 से नीचे होगा पोटेशियम मान लो हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, जैसे कि और हम इन सब के प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। लगभग हम लोग जब लैब में बात करते हैं इन सब के प्रिंसिपल से, कैसे हम लोग इसका पता लगाएंगे कि यार किसकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम क्लोराइड कितना है, तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड। आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड मेथड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इन पे एक चार्ज रहता है, जैसे सोडियम में प्लस चार्ज है, पोटेशियम में प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट में माइनस है, बाइकार्बोनेट में माइनस चार्ज। तो ये जो चार्जेस रहते हैं, इन चार्जेस के कारण जो है ये इलेक्ट्रोड के प्रति आकर्षित होते हैं। माइनस और प्लस इलेक्ट्रोड जब हम लोग करंट जब फ्लो करते हैं,
और उस पर एक कैसेट लगाते हैं। जो कैसेट जो है एक मीडियम है जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे वो फ्लो कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास मशीन रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयन सेलेक्टिव मशीन, तो उसमें एक प्रिंसिपल रहता है जिसको बोलते हैं आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड से होता है कि आयंस को वो सेलेक्ट कर सकता है कि यार सोडियम को अलग रख दे, पोटेशियम को अलग निकाल के दे दे, क्लोराइड को अलग निकाल दे, बाइकार्बोनेट को अलग निकाल दे। जब वो अलग अलग कर देगा, जो मशीन रहेगी इन आयंस को अलग अलग कर देगी, तो उनकी एग्जैक्ट मात्रा बता सकती है मशीन में कि यार जो है इस सैंपल में जो है सोडियम की इतनी मात्रा है, क्योंकि उसने जो है इन करंट के थ्रू इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है मशीन के अंदर। सोडियम को अलग कर दिया है, पोटेशियम को अलग अलग कर दिया है, क्लोराइड को अलग कर दिया है, बाइकार्बोनेट को अलग कर दिया है। तो जो सबसे अच्छी मेथड जो है इन सबको पता करने की जो है वो आयन सेलेक्टिव मेथड ही है। और भी मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कलोरीमेट्रिक मेथड भी यूज होती है हम लोग यहाँ पे, बाय एंजाइमेटिक मेथड भी यूज होती है। लेकिन जो आयन सेलेक्टिव मेथड है वो सबसे बेस्ट मेथड है अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के मेजरमेंट की बात करें तो हम लोग अगर कोई पूछता है कि अच्छी मेथड कौन सी है इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करने के लिए अपनी पैथोलॉजी लैब में, बोलेंगे कि आयन सेलेक्टिव मेथड सबसे अच्छी मेथड है, क्योंकि इसमें हम लोग इनकी चार्जेस के हिसाब से उनको सेपरेट करके इनका मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है, लैब में अपनी। और ये सारी प्रोसेस मशीन के अंदर होती है, मशीन में ही प्लस और माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो सबकी टेस्ट मेथड सबको समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल लगभग सबका एक ही जैसा है कि ये प्लस माइनस चार्ज रहेंगे, अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ ये जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, और जब अट्रैक्ट होंगे तो उनको कंसंट्रेट करके हम उसका पता लगा लेंगे कितनी मात्रा में है, ठीक है। रीजेंट भी सबका वही है कि यार इसमें आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं हम लोग प्लस माइनस का, तो लगभग ये तीनों चीजें सेम ही क्लियर हो गई। हम सब इतनी बात कर लेते हैं कि क्या होता है ये चीजें, और जब ऊपर और नीचे हो जाता है तो क्या हो सकता है। जैसे हम लोग पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम क्या है 3.5 से 5.5 है हमारा, नहीं 5 अगर 5.0 है, 5.0 से अगर बढ़ जाता है, ठीक है, पोटेशियम अगर बढ़ जाता है हमारा, तो जो हार्ट है उसकी रिदम जो है वो बिगड़ सकती है हमारी। रिदम बिगड़ने का मतलब होता है कि हार्ट जो हमारा जो बीट करता है या फिर जो धड़कता है उसकी उसमें गड़बड़ी हो सकती है हमारी, वो अलग तरीके से धड़क सकता है, या फिर उसकी जो है हमको जो है धड़कने की जो उसकी रिदम है वो बिगड़ सकती है उसकी हार्ट की, अगर पोटेशियम लेवल जो है बढ़ गया अगर से तो। वही जो किडनी के रोग और जो किडनी के रोग वगैरह हो सकता है उसमें उसका जो स्तर जो है हमको कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर बढ़ जाएगा तो अगर से तो क्या होगा कि हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, किडनी के रोगियों में इसके स्तर हमको कम देखने के लिए मिलता है। मसल्स वगैरह जिनकी टूट रही हैं अगर से, या फिर मसल्स वगैरह अगर जिसको कमजोर अगर हो रही है तो उनमें भी कम, मतलब मसल की कमजोरी में एक्चुअली ये रोल प्ले करता है कि अगर मसल्स कमजोर हैं अगर से, हार्ट बीट प्रॉपर तरीके से अगर इरेगुलर हार्ट बीट है, तो हमको लग सकता है कि सोडियम का लेवल बढ़ा हो सकता है और कम हो सकता है, जिस कारण हार्ट बीट इबनॉर्मल हो रही है। और अगर सोडियम का लेवल कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि किडनी डिसीज भी हो सकती है उसको, ठीक है। सोडियम लेवल बढ़ा हुआ किडनी डिसीज में आता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम का लेवल अगर बढ़ा हुआ है किसी व्यक्ति का, पोटेशियम लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो किडनी या फिर हार्ट में जो है दिक्कत हो सकती है। कम रहेगा तो फिर मसल्स की कमजोरी वगैरह आ जाएगी इसमें, ठीक है। दो चीजें जो है सोडियम जो है कम होता है अगर से तो किडनी डैमेज होती है, पोटेशियम जो है ज्यादा होता है तो किडनी डैमेज का संकेत होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है क्रॉस करते हैं, मतलब कि सोडियम कम होगा हमारा और पोटेशियम जो है बढ़ जाएगा जब किसी को किडनी डिसीज होगी तो। वहीं इलेक्ट्रोलाइट्स के क्लोराइड की अगर बात करें तो क्लोराइड क्या कर रहा है बॉडी के अंदर, जैसे सोडियम जो है फ्लूइड मेंटेन किया, पोटेशियम ने क्या किया कि हार्ट और मसल्स वगैरह की एक्टिविटी कंट्रोल की, क्लोराइड जो है एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। तो एसिड बेस बैलेंस बनाने का काम करता है 98 से लेकर के 107 मिलीमोल पर लीटर होता है इसका। अगर से जो हमारा क्लोराइड वगैरह अगर बढ़ जाता है अगर से तो डिहाइड्रेशन के कारण बढ़ सकता है, वो किडनी डिसीज में बढ़ जाता है, ठीक है। वहीं अगर कम हो जाता है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह हो सकती है, फिर वोमिटिंग वगैरह किसी व्यक्ति को ज्यादा हो जाती है, तब उसका जो है क्लोराइड लेवल कम हो जाता है। तो जब वही है ना कि जब हम लोग नमक और शक्कर का घोल क्यों देते हैं किसी व्यक्ति को जिसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो जाती है, ठीक है, दस्त वगैरह लग जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको नमक और शक्कर का घोल इसलिए दिया जाता है क्योंकि नमक में होता है सोडियम, ठीक है, और क्लोराइड दोनों चीजें होती हैं। तो सोडियम क्या करेगा पानी की मात्रा बढ़ाएगा बॉडी के अंदर, क्लोराइड क्या करेगा उसके अंदर एसिड बेस बैलेंस प्रॉपर तरीके से बना के रखेगा बॉडी का, और शक्कर क्या करेगी उसको एनर्जी देगी। तो क्या है जो हमारा जो ORS वगैरह है इसमें क्या है सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज है, तीनों चीजें हैं, और तीनों चीजें बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है उस टाइम पे जब हमको डिहाइड्रेशन हो जाता है हमारी बॉडी में। तो क्या होता है कि कि अगर क्लोराइड वगैरह बढ़ा हुआ है तो क्या होता है डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है हमको, और किडनी डिसीज के कारण हो सकता है क्लोराइड वगैरह बढ़ा हुआ। वहीं जो है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस वगैरह अगर होता है तो क्या हो सकता है, मतलब कम अगर से है तो वोमिटिंग वोमिटिंग के कारण जो है कम हो सकता है हमारा जो है, ठीक है, वोमिटिंग अगर हो जाएगी तो कम इस तरह से इसका हो जाएगा। भाई बाइकार्बोनेट की बात करें तो बाइकार्बोनेट भी एसिड बेस बैलेंस बना करके रखता है हमारा, 22 से लेकर 28 मिलीमोल पर लीटर होता है, आयन सेलेक्टिव मेथड से टेस्ट किया जाता है।
और बाइकार्बोनेट क्या होता है, अगर से बढ़ा हुआ है तो उसको एल्कलोसिस बोलते हैं, और अगर कम होता है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोला जाता है, ठीक है। जब इसका स्तर कम हमको देखने के लिए मिलता है तो किडनी अगर सही तरीके से काम नहीं कर रही तो इसका लेवल जो है कम हो जाएगा। इनको समराइज कर लेते हैं। सोडियम कम हो जाएगा जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी, पोटेशियम बढ़ जाएगा सही तरीके से काम नहीं करेगी किडनी अगर से, ठीक है। जो हमारा क्लोराइड है वही बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो। और बाइकार्बोनेट जो है हमको कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एसिडोसिस की कंडीशन हमको देखने के लिए मिलेगी जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम लोग किडनी से इनको रिलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अदर एलिमेंट्स की, जैसे हम लोग बात करते हैं कैल्शियम वगैरह की और फॉस्फोरस वगैरह की। तो कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है हमारा, वो दोनों हड्डियों में काम करता है, मसल्स में पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है, और इनका जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है जो कैल्शियम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम में भी। तो क्या है कि कैल्शियम हड्डियों के अंदर पाया जा रहा है, मांसपेशियों में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और कैलोरीमेट्रिक मेथड से इसका हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक ऑब्जॉर्प्शन मेथड से ही पता लगा सकते हैं, लेकिन कैलोरीमेट्रिक मेथड ज़्यादातर चलती है हमारे यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम के जो आयन है वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके कलर फॉर्म करते हैं, कलर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या है, कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट होगी। अब कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने किडनी डिसीज से? तो क्या होता है, जो कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों और मांसपेशियों, जब दिक्कत होती है इसमें तो उसका लेवल बढ़ जाता है हमारा। हड्डियों में लेवल इसका बढ़ जाता है जब हड्डियों की दिक्कत अगर से होती है तो, और मांसपेशियों की दिक्कत होती है तब इसका लेवल बढ़ जाता है। कम कम होता है जब अगर से हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह है तब इसका लेवल कम हो जाता है। वहीं जो किडनी वगैरह की समस्या अगर होती है अगर से, तब भी जो है हमको इसका लेवल कम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वहीं फॉस्फोरस की अगर बात करें तो जो फॉस्फोरस जो हमको है वो क्या करता है, बॉडी में ऊर्जा देने का काम करता है, हड्डियों के अंदर जो हड्डियों को मजबूती देने का काम करता है, ठीक है। दोनों दोनों काम कर रहा है। नॉर्मल रेंज कितनी है इसकी, 2.5 से लेकर के 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। कलरीमेट्रिक मेथड से इसका भी टेस्ट किया जाता है, मतलब कि कलर देख करके बात कर सकते हैं। फॉस्फोरस क्या है, फॉस्फोरस का रीजेंट के साथ फॉस्फोरस क्रिएट करेगा, और कलर जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग इसमें बता सकते हैं कि फॉस्फोरस उतना ज़्यादा है उसकी बॉडी में। फॉस्फोरस बढ़ कब जाता है, जब किसी को किडनी की समस्या हो तो फॉस्फोरस बढ़ जाएगा। हड्डियों में अगर कोई दिक्कत वगैरह है अगर से, ठीक है, तो फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। हार्मोनल इम्बेलेंस वगैरह अगर से, तो उसका फॉस्फोरस का लेवल बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। भाई कम कम हो जाता है जब किसी को कुपोषण वगैरह अगर से हो, कमजोरी वगैरह हो बॉडी में, तो जो है इसका लेवल जो है कम हो जाता है हमारा। तो हमने फॉस्फोरस और कैल्शियम की बात कर ली, जो कि अदर एलिमेंट है जो कि इस टेस्ट में इंपॉर्टेंट है हमारे। अब मेन जो कुछ अदर टेस्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे करते हैं, उनको क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। क्लियरेंस टेस्ट के ऊपर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया भी हुआ है, अभी एमसीक्यू वाली जब हम लोग क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर हमारा जो है आया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, सही चल रही क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि किडनी जो है कितने अच्छे तरीके से फिल्टर कर पा रही है जो इतने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनमें से कोई एक वेस्ट प्रोडक्ट को पकड़ लेते हैं और वो कितने अच्छे तरीके से फिल्टर हो रहा है, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं कि किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे जो जीएफआर जो हमारा होता है, वो हम लोग यहाँ पे क्रिएटिनिन या फिर इंसुलिन की फिल्टर लेवल से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जीएफआर जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है। मतलब कि जो हमारा जो है ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस क्या होती है, नेफ्रॉन की एक हेड होता है हमारा, जिसमें कि जहाँ पे ब्लड आता है, जहाँ से ब्लड जाता है, तो वो नेफ्रॉन जो है वो कितने अच्छे तरीके से फिल्टर कर रहा है चीज़ों को, कितने अच्छे तरीके से ब्लड को फिल्टर कर रहा है, वो पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंसुलिन या फिर हम लोग यहाँ पे क्रिएटिनिन का यूज़ करके हम लोग एक फॉर्मूले में सारी रीडिंग रखेंगे और हम लोग बता देंगे कि कितनी मात्रा में जो है जीएफआर जो है वो है, ठीक है। वहीं अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस की बात करें तो क्रिएटिनिन हम लोग टेस्ट करके क्रिएटिनिन का लेवल कितना ज़्यादा है ब्लड में हमारे, तो उसको टेस्ट करके हम लोग यहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि ब्लड जो है सही तरीके से फिल्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है किडनी में हमारी, ठीक है। वहीं यूरिया का यूज़ करके अगर हम लोग बताएं किसी को कि किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसको यूरिया क्लियरेंस टेस्ट बोलेंगे। तो जो हम लोग यूरिया, क्रिएटिनिन या फिर इंसुलिन वगैरह का यूज़ करते हैं पता करने के लिए कि यार जो हमारी किडनी जो है वो सही तरीके से फिल्टर कर रही है कि नहीं कर रही है चीज़ों को, तो वो हमारे क्लियरेंस टेस्ट कहलाते हैं। तो अब क्या होते हैं क्लियरेंस टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे अभी हम लोग। देखो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की बात करें तो क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम लोग कैसे पता करते हैं, तो उसको एक फॉर्मूला रहता है कि जो 140 जो हमारा होता है उसको उस पेशेंट की एज से माइनस करते हैं, पर उसका जो है हम लोग यहाँ पे आइडियल बॉडी वेट एक होती है, IBW जो होता है उसको आइडियल बॉडी वेट बोला जाता है। आइडियल बॉडी वेट जो होता है वो फीमेल्स के लिए होता है 45 kg, ठीक है, और जो मेल्स के लिए होता है वो 50 kg होता है। ये आइडियल बॉडी वेट हम लोग उसको बोल रहे हैं। फॉर्मूला बहुत पुराना है, इनने दिया था ये कॉकरोच वगैरह, कॉकरोच मतलब बोलते हैं उनको, लेकिन कॉकरॉफ्ट करके जो कुछ साइंटिस्ट थे उनका था ये फॉर्मूला, लेकिन बोल दे रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है।
तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि जो फीमेल होती है उनका आइडियल वेट 45 होता है, मेल का 50 होता है। अगर से 50 से ज़्यादा है तो जितना भी ज़्यादा होगा, मान लो कि अगर से 2.3 केजी जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ता जाएगा अगर से उसका, तो फिर वो उसमें हम लोग इसको थोड़ा सा एक इसमें कुछ ऐड करते जाएंगे अगर से, ठीक है। जैसे जैसे उसका वेट बढ़ेगा अगर से, और 5 फीट से ज़्यादा अगर से वो होगा, तो मतलब बात ये है सीधी सीधी कि हम एक प्रॉपर आइडियल वेट लेंगे उस व्यक्ति का कितना वेट है, वेट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसको 2.3 केजी से डिवाइड करेंगे, 5 फीट के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 72, और जितना क्रिएटिनिन की वैल्यू आई, मतलब 1.5 क्रिएटिनिन की वैल्यू आई हुई है, तो इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.85 से, फिर हमको पता चलेगा कि हमारी जो किडनी जो है वो पर एम एल कितने एम एल ब्लड निकाल, कितने एम एल जो है ब्लड को फिल्टर कर रही है पर मिनट में, मतलब कि 1 मिनट में जो है कितने एम एल ब्लड फिल्टर हो रहा है। अब जितने एम एल ब्लड जो है फिल्टर होगा 1 मिनट के अंदर, वो इसकी एक्चुअली रीडिंग कहलाएगी हमारी क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की, ठीक है। तो अब एक बार देख लेते कैसे कितना होता है। जैसे कि जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है वो रहता है 90 से लेकर के 120 एम एल पर मिनट, ठीक है। 120 एम एल पर मिनट डिवाइडेड बाय हमारा होता है 1.73 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट की बात करें तो मेल्स में जो होता है 97 से 137 मिली एम एल पर मिनट होती है, जो है हमारा जो है ब्लड फिल्टर करता है, ठीक है। तो इन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेस्ट की बात करें तो कितना ब्लड जो है फिल्टर हो रहा है, ठीक है, उसका हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं इससे, ठीक है, किससे, इन अलग अलग क्लियरेंस टेस्ट के माध्यम से। जैसे कि जो जीएफआर जो है वो बताता है कि फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है किडनी की, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट का बहुत अच्छा इंडिकेटर है। अगर से जो जीएफआर जो है या फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट है या फिर यूरिया क्लियरेंस टेस्ट है, अगर ये कम हो जाता है, मान लो जैसे जैसे कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा जो किडनी जो डैमेज हो सकती है। जैसे कि हमने इस वाले चार्ट में देख सकते हैं, अगर ये 15 से कम हमारा आ रहा है, 15 से कम आ रहा है तो मतलब किडनी जो है फेल हो चुकी है हमारी। वहीं अगर से 20 से लेकर के 60 के बीच आ रहा है तो किडनी डिसीज हो उस व्यक्ति को, उसको किडनी में समस्या है। वहीं अगर ये 60 से लेकर के 90 के बीच आ रहा है तो अर्ली किडनी डिसीज का संकेत है हमारा कि यार उसको किडनी डिसीज हो सकती है उसको, ठीक है। वहीं अगर 90 के ऊपर आ रहा है तो फिर नॉर्मल है। वही जो जो हमने चार्ट से देखा तो वही यहाँ पे रेंज लिखी हुई कि 90 से लेकर के 120 जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है नॉर्मल होता है एम एल पर मिनट। वहीं अगर से जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, मतलब किडनी जो है, किडनी की क्षमता जो है ब्लड को फिल्टर करने की, वो जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी, जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी किडनी की क्षमता ब्लड को फिल्टर करने की, उतनी ज़्यादा किडनी जो है डैमेज है हमारी। और जितनी नॉर्मल क्षमता अगर उसकी है कि 90 से लेकर के 120 एम एल पर मिनट अगर वो फिल्टर कर पा रही है ब्लड को, तो फिर वो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ये फिल्टर करने की क्षमता है वही हम निकाल रहे हैं क्रिएटिनिन का यूज़ करके, यूरिया का यूज़ करके, इंसुलिन का यूज़ करके। तो कैसे निकालते हैं वो बात कर लेते हैं। जैसे जीएफआर जो है इसके लिए हम लोग इंसुलिन का यूज कर सकते हैं या फिर क्रिएटिनिन का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ब्लड में इनकी मात्रा नापेंगे कि यार ब्लड में जो है इंसुलिन कितनी मात्रा में है या ब्लड में जो है क्रिएटिनिन कितनी मात्रा में है। और जितनी मात्रा में भी ये चीजें होंगी उनको उस फॉर्मूले में, जो हमने पीछे एक फॉर्मूला दिखा, इस फॉर्मूले में रख करके हम लोग इसकी जो है एक्चुअल वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं कि 110 वैल्यू आई है, हमारी जीएफआर 110 आया हुआ है, तो 110 जीएफआर तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो जीएफआर कम होना दिक्कत वाली बात है ना। तो जीएफआर कम होना मतलब किडनी फंक्शन हमारी जो है वो सही तरीके से नहीं कर रही, काम कर रही है, ठीक है। जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उतनी ज़्यादा किडनी डिसीज, किडनी जो है डैमेज है हमारी, वो हमको पता चलेगा। वैसे क्रिएटिनिन की अगर बात करें तो क्रिएटिनिन का हम लोग ब्लड टेस्ट करके बता देते हैं कि यार कितनी मात्रा में जो है उसकी किडनी जो है सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन क्लियरेंस रहता है उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, सही तरीके से किडनी काम कर रही है। जैसे जैसे क्रिएटिनिन क्लियरेंस कम होता जाता है हमारा, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो है किडनी जो है फेल होने के चांसेस रहते हैं हमारे, फिर किडनी फेल होने के संकेत हमको मिलते हैं। वहीं यूरिया की बात करें तो यूरिया का ब्लड टेस्ट कर लेंगे हम लोग। हम यूरिया का ब्लड टेस्ट करेंगे हम लोग और उसको फॉर्मूले में रख के निकालेंगे। तो 70 से लेके 120 अगर आ रहा है हमारा एम एल पर मिनट जो फिल्ट्रेशन है, तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर से 70 से कम आ रहा है तो फिर दिक्कत वाली बात है हमारी। अगर हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है। यूरिया लेवल मतलब कि यूरिया, यहाँ पे यूरिया लेवल अपन ने लिख दिए हैं पीडीएफ में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूरिया क्लियरेंस लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। तो यूरिया क्लियरेंस हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड का तो फिर दिक्कत वाली बात, ठीक है। और अगर से जो है नॉर्मल रेंज के अंदर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो हमने बात की अलग अलग क्लियरेंस टेस्ट से। क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है, किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता देख रहे हैं जो कि कितनी अच्छे तरीके से जो है ब्लड को फिल्टर कर पा रही है किडनी। जितनी अच्छे तरीके से फिल्टर कर पाएगी उतनी ज़्यादा जो है हमको नॉर्मल रेंज के अंतर्गत दिखने के लिए। जैसे जैसे फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, मान लो 90 से जितने ज़्यादा कम हो रहा है तो उतनी ज़्यादा किडनी जो है डैमेज है हमारी। तो सिर्फ हमको यहाँ पर क्या पता चलता है कि फिल्ट्रेशन रेट कितना है किडनी का, जो कि हम अलग अलग टेस्ट इंसुलिन, क्रिएटिनिन और यूरिया की मदद से हम पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिन के माध्यम से कैसे पता करेंगे। तो यूरिन जो है यूरिन बन कैसे रही है, यूरिन तो किडनी के द्वारा ही बनाई जा रही है।
तो अगर किडनी में कोई समस्या जाएगी, किडनी में कोई इन्फेक्शन हो गया, किडनी डैमेज अगर हो रही है, तो फिर क्या है, यूरिन में भी हमको उसके इंडिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। तो कैसे इंडिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नॉर्मली जो यूरिन में जो प्रोटीन है बहुत कम मात्रा में आता है हमारा, लेकिन अगर से देखने के लिए मिल रहा है, ज़्यादा मात्रा में हमको दिख रहा है अगर से, तो वो हो सकता है कि उसको उस कंडीशन को, जिस कंडीशन में यूरिन में प्रोटीन आता है उसको प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। और अगर से यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसकी किडनी जो है डैमेज हो रही है हमारी, इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। वहीं किसी की जब यूरिन का हम लोग एनालिसिस करते हैं, शुगर टेस्ट करते हैं, उसमें प्रोटीन टेस्ट करते हैं, सेल्स वगैरह देखते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी देखते हैं, तो हमको एक अंदाजा लगता है कि उसको कहीं डायबिटीज भी हो सकती है, उसकी जो है किडनी में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है जिसके कारण आरबीसी डब्ल्यूबीसी आ रही है यूरिन में देखने के लिए। वहीं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि यूरिन का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर से जो है यूरिन का कंसंट्रेशन कम अगर हो रहा है, तो वो नॉर्मली हम लोग जब ज़्यादा पानी पी लेते हैं अगर से, ठीक है, तो यूरिन का कंसंट्रेशन जो है कम हो सकता है। लेकिन अगर से किडनी की डिसीज वगैरह अगर होती है, तब भी जो है इसके कंसंट्रेशन में जो है डिफरेंस आता है हमारा, ज़्यादा होगा कम होगा कंसंट्रेशन, वो हम लोग आगे जो है अब देखते हैं टेस्ट वगैरह में। तो कैसे टेस्ट करते हैं, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे। नॉर्मली जो प्रोटीन है 0 से लेकर के 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है यूरिन में। वहीं अगर से जब ये बढ़ने लगता है तो हम इसको जो है 2-3 मेथड से पता कर सकते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पे डिप स्टिक मेथड से टेस्ट कर सकते हैं, पता है यूरिन का डिप स्टिक मेथड करेंगे तो उसमें 1+2+3+ प्रोटीन आएगा, तो मतलब प्रोटीन जो है यूरिन में आ रहा है और उसको दिक्कत है। वहीं अगर हम और अच्छी तरीके से पता करना चाहें कि कितने परसेंट आ रहा है, कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर से हम लोग डिप स्टिक मेथड यूज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो है वो जो स्ट्रिप है हमारी उसको डिप करेंगे और निकालेंगे तो उस स्ट्रिप का कलर चेंज होगा हमारा, और जैसे जैसे कलर जो है वो ग्रेड बढ़ता जाएगा कलर का, तो उतना ज़्यादा जो है उसकी यूरिन में जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है यूरिन में तो मतलब कि जो है जो ब्लड से जो है प्रोटीन लीक हो रहा है, तो ब्लड में प्रोटीन रहना चाहिए हमारा नॉर्मल। ठीक है, अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो वो जो है किडनी जो है उस प्रोटीन को लीक कर देगी ब्लड से, और लीक अगर होगा तो कहाँ आएगा, यूरिन में देखने के लिए मिलेगा, और यूरिन में प्रोटीन देखने के लिए मिल रहा है मतलब किडनी जो है वो डैमेज हो रही है हमारी। तो यूरिन में प्रोटीन जितना ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा मतलब उतनी ज़्यादा जो किडनी किडनी जो है हमारी डैमेज हो चुकी है। तो यूरिन में प्रोटीन देखने मिलना मतलब कि किडनी डैमेज, और जितना ज़्यादा देखने के लिए मिलना मतलब उतनी ज़्यादा किडनी डैमेज हमारी हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस की। तो यूरिन एनालिसिस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, शुगर, प्रोटीन, सेल्स वगैरह की जांच करते हैं। ठीक है, अब इनसे हम लोग यहाँ पे कुछ लीवर के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं, किडनी के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर से प्रोटीन नॉर्मल से अगर बहुत ज़्यादा कम देखने के लिए मिल रहा है हमको, तो भाई हो सकता है कि उसको कोई दिक्कत वगैरह हो। ठीक है, मतलब कि जो है वो सही 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 तरीके से जो है लीवर प्रोटीन ना बना रहा हो। ठीक है, तो मतलब लोअर की तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर हाई ही होता है तब ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहती है, क्योंकि लोअर का तो हम इसे पता लगा भी नहीं सकते यूरिन में। मैंने कि अगर यूरिन में जो है शुगर आ रही है तो उसको बोल सकते हैं डायबिटीज है उसको। ठीक है, और अगर से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आ रही है तो हम बोल सकते हैं कि उसको जो है इन्फेक्शन वगैरह है यूरिन में, या फिर जो किडनी में इन्फेक्शन वगैरह है, जिसके कारण जो है ये सब चीज़ें जो है किडनी में यूरिन में हमको देखने के लिए मिल रही हैं। शुगर नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलता है हमको यूरिन में, अगर आ रहा है तो डायबिटीज के कारण आ रहा है। प्रोटीन जो है 0 से लेकर के 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने के लिए मिलता है, अगर बढ़ा हुआ है तो फिर किडनी डिस्फंक्शन है। आरबीसी 0.0 से लेकर के 3 पर एचपीएफ देखने के लिए मिलती है, मतलब कि 0 से लेकर 3 के बीच में पर हाई पावर फील्ड पे हमको आरबीसी देखने के लिए मिल सकती हैं, और डब्ल्यूबीसी लेकर 0 से लेकर 5 तक हम लोग को पर हाई पावर फील्ड में देखने के लिए मिल सकती हैं। तो 0 से लेकर 5 मतलब कि होते हैं माइक्रोस्कोप नहीं देखते हैं, तो 1-2 हमको दिख रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनका क्वांटिटी बढ़ने लगे, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का बढ़ने लगे तो रीनल डैमेज के कारण बढ़ता है। ठीक है, किडनी खराब हो गई हमारी, और डब्ल्यूबीसी वगैरह का बढ़ता है तो इन्फेक्शन के कारण जो है डब्ल्यूबीसी वगैरह का जो है काउंट जो है बढ़ने लगता है हमारी यूरिन में। तो हमने बात कर ली कि यूरिन में कैसे हम लोग यूरिन एनालिसिस से पता करेंगे किडनी के बारे में। अब यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। तो यूरिन का जो है कंसंट्रेशन जो है उससे हम बता सकते हैं कि किडनी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, मतलब कि प्रॉपर ब्लड का फिल्टर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे कि अगर हम लोग कम मात्रा में पानी पीते हैं, डिहाइड्रेशन वगैरह हमको रहता है, तो हमारा जो है किडनी का जो यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी बढ़ जाना। वहीं अगर से किसी ने ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन भी कर रहा है, अगर से मतलब कि उसकी जो यूरिन जो है बहुत ज़्यादा पतली अगर से हो रही है, तो वो कंसंट्रेशन कम होने का मतलब होता है कि उसकी जो है उसने पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया हुआ है। तो डिहाइड्रेशन है कि नहीं है, या फिर हमारी जो है किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जब कभी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो भी जो है यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती है। कंसंट्रेशन ऑफ हमको यहाँ पे जो बेस्ट प्रोडक्ट वगैरह हैं वो सब हमको देखने के लिए मिलते हैं यूरिन में। तो
किडनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो भी हमारा जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, डिहाइड्रेशन रहेगा तो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी, और हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पी लिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी हमारी। इसको मापने के लिए हम लोग यहाँ पर रिफ्रैक्टोमीटर करके एक मीटर होता है उसका यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग यूरिन की डिपस्टिक मेथड का भी टेस्ट हम लोग करके बता सकते हैं कि किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1.005 से 1.030 होती है। अगर से 1.030 से बढ़ा रही है तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका कंसंट्रेशन जो यूरिन का है बढ़ा हुआ है। वहीं 1.005 से अगर कम हो रही है तो उसका कंसंट्रेशन जो यूरिन का है वो कम है। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि उसकी जो है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कि उसका जो है यूरिन की कितनी कंसंट्रेशन है। यूरिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो किडनी डैमेज के संकेत हो सकते हैं। तो हमने बताया प्रोटीन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ली। तो ये हमारे जो है नॉर्मल इस टाइप से सारे टेस्ट हो जाते हैं। कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग और कर सकते हैं किडनी के लिए। तो ये स्पेशल है, रूटीनली यूज नहीं की जाती हैं, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि स्पेशल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि हम माइक्रो एल्बुमिन टेस्ट कर सकते हैं कि अगर से किसी की किडनी अभी डैमेज होना स्टार्ट हुई है तो जब हम नॉर्मल स्टेप मेथड से उसका टेस्ट करेंगे तो स्टेप में नहीं आएगा प्रोटीन, ठीक है, ट्रेस में आ सकता है, फिर शायद नहीं भी आए। लेकिन माइक्रो एल्बुमिन से हम शुरुआती अगर किडनी के डिटेक्शन डैमेज अगर हो रही है तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। वहीं जो हमारा सीरम सिस्टेन सी एक टेस्ट होता है, सीरम सिस्टेन सी जीएफआर से भी ज़्यादा सटीक टेस्ट माना जाता है। मतलब कि हम लोग जब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो बताता है किडनी का फिल्ट्रेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 90 से 120 ml पर मिनट जो है किडनी जो है फिल्टर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है ब्लड को। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मार्क हम लोग उसमें क्रिएटिनिन यूज़ कर रहे थे, यूरिया यूज़ कर रहे थे, इंसुलिन यूज़ कर रहे थे। लेकिन उनकी जगह अगर हम लोग सिस्टेन सी टेस्ट यूज़ करें, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है कि जीएफआर सही है कि नहीं, मतलब किडनी जो है सही तरीके से चीज़ों को फिल्टर कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सिस्टेन सी हमारा जो है क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यूरिया क्लियरेंस, इंसुलिन क्लियरेंस, इनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, लेकिन एडवांस टेस्ट थोड़ा सा और महंगा भी होता है लैब में। ठीक है, वहीं रीनल इमेजिंग की बात करें कि मतलब हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड करके भी हम लोग देख सकते हैं किडनी डैमेज हुई है कि नहीं हुई है। वही रीनल बायोप्सी कर सकते हैं हम लोग, मतलब कि हम लोग बायोप्सी निडल का यूज़ करके उसको किडनी में प्रिक करेंगे और किडनी के कुछ टिश्यूज़ को निकालेंगे हम लोग निडल की हेल्प से, और उन टिश्यूज़ में हम लोग देखेंगे कि यार कहीं किडनी में कैंसर तो नहीं है, या फिर किडनी की जो है नेफ्रॉन्स वगैरह है वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही तरीके से है कि नहीं है। तो हम लोग किडनी की एक्चुअल इमेजिंग कर सकते हैं हम लोग जब साइटोलॉजी उसकी, या फिर हम लोग हिस्टोलॉजी उसकी जब करते हैं बायोप्सी निकाल के टिश्यू सैंपल की। तो कुछ स्पेशल टेस्ट है, इनके बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक चार्ट बना दिया है। तो अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा तो ये जो है आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि थोड़ा सा बता दूं मैं, वो लोग थोड़ा सा बता भी सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन देखो सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन या फिर रीनल बायोप्सी से क्या पता चलेगा हमको कि किडनी में एक्चुअल, देखो सीटी स्कैन से क्या इमेज दिखेगी हमको, यार किडनी जो है उसमें ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, या फिर किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, नॉर्मलिटी तो नहीं है, तो एक्चुअल हमको इमेज दिखेगी वहाँ पर। वही रीनल बायोप्सी करेंगे तो हम लोग एक्चुअल में किडनी को निकाल रहे हैं, किडनी के कुछ टिश्यूज को बाहर निकाल ले रहे हैं, सेल्स को बाहर निकाल ले रहे हैं, और उनको फिर माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं कि यार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है इसका, या फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह तो नहीं है इसको, किडनी कैंसर वगैरह में जो कैंसर की सेल्स तो नहीं दिख रही हैं इसके अंदर। तो उनका डायग्नोसिस करने के लिए रीनल बायोप्सी बहुत बेस्ट तरीका होता है। वहीं जो सिस्टेन सी होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 0.53 से 0.95 मिलीग्राम पर लीटर होती है हमारी। वहीं अगर से हमारा जो है इसका लेवल जो है अगर कम हो जाए अगर से, ठीक है, तो अगर सिस्टेंसी का जो लेवल है अगर से कम हो जाता है अगर से, तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये बढ़ रहा है अगर से, सिस्टेंसी का लेवल अगर हाई जा रहा है तो फिर वो किडनी डिसीज का संकेत हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, सिस्टेंसी जो हमारा होता है वो हमारे जो है नॉर्मल सभी सेल्स में पाया जाता है। लेकिन जो है बॉडी से जब नॉर्मल सभी सेल्स के मेटाबॉलिज्म जब होता है तो वहां से निकलता है सिस्टेंसी, और किडनी के माध्यम से फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड निकाले जाते हैं, वैसे सिस्टीन सी भी निकाल दिया जाता है बॉडी से बाहर। लेकिन दिक्कत ये जब आती है जब जो है किडनी जो है सिस्टीन सी को फिल्टर नहीं कर पाती है। और किडनी जो है सिस्टीन सी को फिल्टर नहीं कर पाएगी तो ब्लड में जो है सिस्टीन सी की मात्रा बढ़ जाएगी, और जो सिस्टीन सी ब्लड में जब बढ़ेगा तो वो हमको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, ब्लड में बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलेगा। तो फिर हम बोल सकते हैं कि किडनी का जो है फिल्टर सही तरीके से नहीं हो रहा, फिल्ट्रेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो सिस्टीन सी की जो मात्रा है वो नॉर्मल से जो है हमको बढ़ी हुई देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो सिस्टीन सी अगर हम लोग को अर्ली डिटेक्शन करना है, जल्दी पता लगाना है, तो क्रिएटिनिन से भी जल्दी हमको सिस्टीन सी के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि उसकी जो है किडनी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हमने एक देख लिया बेसिक बेसिक कि क्या होता है किडनी, और लगभग लगभग मेरे हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स कवर कर लिए हैं, लगभग सारे पैरामीटर्स ही कवर कर लिए हैं केएफटी के हम लोगों ने। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी हम लोग जब लाइव क्लास करेंगे, अभी हम लोग
एमसीक्यू वगैरह की, तो उसमें जो है सब लोग पूछ सकते हैं अपने अपने डाउट। और अभी हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर से एमसीक्यू वाली क्लास में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं हम लोग अभी एमसीक्यू वाली क्लास में।